जय हिंद। एक माँ की अधूरी दास्तां आपको सुनाते हैं, शायद आपको सुनकर अच्छा लगेगा। एक परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया सी चहकती हुई चिड़ियों की तरह पूरे घर को रोशन रखती है और पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है, पूरा परिवार बहुत खुश रहता है। ये संसार का नियम है कि अगर बेटी ही ना हो तो संसार के नियम ही बदल जाएंगे। इसलिए इंसान के लिए, एक मानव जीवन में कितना महत्व है बेटियों का, इसे ठुकराना, ऐसे समझाना किसी शब्दों से मुश्किल है। ये सिर्फ भावनाएं हैं जिसे आप महसूस कर सकते हैं। समय बीतने लगता है, सारा लाड प्यार, सब कुछ, खुशी, जो चीज़ मांगती सब कुछ मिल जाता। एक छोटी सी बच्ची की जिद होती है ना, बच्चों की जिद होती है तो सारे जिद पूरे हो जाते हैं, सारे खिलौने पूरे हो जाते हैं, सारे विश पूरे हो जाते हैं। नहीं, सब कुछ तो पूरा हो जाता है। माता पिता ऐसे ही होते हैं कि अपने बच्चों के हर जिद को पूरा ही करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है, दौर बदलता है और एक कुछ समय बाद उसी परिवार में, उसी माता पिता को एक बेटा भी पैदा हो जाता है। उसके बाद अब माता पिता का प्यार कभी कम नहीं होता एक बच्चे के प्रति, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और फिर उस बेटे को भी प्यार, दुलार, हर वो सम्मान मिलने लगता है जैसे उस बेटी को भी मिल रहा था। कभी एक माता पिता अपने बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं करते, चाहे वो बेटी हो या बेटा, बिल्कुल एक जैसा ही सम्मान, एक जैसा ही प्यार, एक जैसा ही दुलार, एक जैसे ही मांगों को पूरे करते रहते हैं। बेटी भी समय के साथ बड़ी होने लगी और बेटा भी समय के साथ बड़ा होने लगा और समय भी धीरे धीरे बदलने लगा। बचपना का जीवन नादानियों में गुजरता है, जो कुछ भी पता नहीं चलता। हम किसी भी चीज़ की जिद कर लेते हैं और कोई भी जिद हमारी पूरी भी हो जाती है या नहीं भी होती है तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब अपने जीवन का एक ऐसा भी पड़ाव आता है जब हम अपनी समझदारियों के दौर से गुजरने लगते हैं, जब हमें हित अनहित, सही गलत का फ़र्क खुद अनुभव होने लगता है और फिर हम वो काम करते हैं जो समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए सही हो, खुद के लिए भी सही हो। हम हमेशा सही रास्तों का चुनाव करते रहते हैं। बेटी भी धीरे धीरे समझदार होने लगती है, बड़ी होने लगती है। जैसे जैसे वो समझदार होने लगती है, चूँकि उसका भाई भी उससे छोटा ही होता है, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता, तो वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और समझदार होने लगता है। यानी मैच्योरिटी दोनों में लगभग बराबर ही हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि पहले बेटी का जन्म हुआ तो जाहिर सी बात है कि मैच्योरिटी या समझदारी सबसे ज़्यादा बेटी के अंदर ही पहले होगी। लेकिन फिर उस बेटी ने उस समाज का रंग देखना शुरू कर दिया। एक नादान बच्ची जो बचपन में उसके पापा, उसके मम्मी हर विश को पूरा किया करते थे, हर जगह घुमाते थे, हर जगह उसकी हर इच्छाओं को पूरा करते थे। लेकिन वही बेटी जब समाज में बड़ी होने लगती है और जब वो सब कुछ पाने की, सब कुछ हासिल करने का हुनर उसके पास आने लगता है, तब कहीं न कहीं समाज उसके साथ कितना बड़ा जास्ती करता है, ज़रा हम उसको देखते हैं। धीरे धीरे बेटी देखती है कि जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है, जैसे जैसे वो समझदार होने लगती है, जैसे जैसे वो और अच्छे और बुरे को समझने लगती है, वैसे वैसे बचपन में तो उसको सारी आज़ादी दी गई, इतनी आज़ादी दी गई कि वो सब कुछ बहुत खुश थी। उससे, उसके मम्मी पापा से अच्छा कोई मम्मी पापा हो ही नहीं सकता था। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है बेटी, वैसे वैसे उसके सारे अधिकार धीरे 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 कम होने लगते हैं। बेटी जिस दिन से पैदा होती है उस दिन बहुत खुशियाँ होती हैं, बहुत खुशी मनाई जाती है। बेशक माता पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद निरंतर जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है उस बेटी का अधिकार धीरे 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 कम होने लगता है। और एक दौर जब ऐसा भी आता है कि बेटी को बिल्कुल घर से बाहर जाने पे पूरी तरह से पाबंदी हो जाती है। और पाबंदी कुछ इस तरह से
कि वो अकेले अपने विचार से ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकती जो शायद उसके हित में हो। और बेटा भले ही वो पीछे पैदा हुआ, भले ही वो पीछे जन्म लेता है, भले ही उसका अनुभव छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ही वो बड़ा होने लगता है उसकी सारी आज़ादियों को खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। दोनों के अंदर करने की क्षमता एक जैसी है, लेकिन एक को कैद कर दिया जाता है, उसकी आज़ादी को रोक दिया जाता है, एक के आज़ादी को छोड़ दिया जाता है। एक ही समाज में दो व्यक्तियों को दो तरह से ट्रीट किया जाता है। एक को खुले आसमान में खुली आज़ादी दी जाती है और एक को चार दीवारियों में कैद करने के भावनाओं में समेट दिया जाता है। धीरे धीरे बेटी के अंदर एक जिज्ञासा होने लगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं भाई को हमसे छोटा है, हमसे नादान है, बावजूद इसकी उसको सारी फैसिलिटी दी जाती है, उसे घूमने टहलने की फैसिलिटी दी जाती है, वो देर रात तक ना भी आए तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन हमसे दिन में भी घूमने तक के सवाल, हर तरफ से सवाल। आखिर हमारे लिए इतने सवाल क्यों हैं? अपनी माँ से, क्योंकि बेटी जाहिर सी बात है कि जब माँ एक बेटी को कोई समस्या होती है तो साधारणतः वो अपनी माँ से ही सवाल जवाब करती है, कुछ ऐसे सवाल जो अपने माँ से ही कर सकती है। अपने माँ से पूछती, एक दिन पूछी कि माँ आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाई को हमसे छोटा है, उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव छोटा है, फिर भी उसको सारी आज़ादी दी गई है, और चूँकि हम भाई से इतने बड़े हैं फिर भी हमारे बचपन की सारी आज़ादी कुछ कैद कर दिया गया है, सारी आज़ादी को रोक दिया गया है और मुझे मेरी सारी आज़ादी को पाबंद कर दिया गया है, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा क्यों है? तो माँ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया बच्ची को और समझाया। कहा बेटी एक पराया धन होती है, वो अपने परिवार का, अपने पति का, उसकी बेटी की शादी होती है, बड़ी धूमधाम से होती है, बहुत लोग आते हैं, बहुत खुशी होती है, और बेटी एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े परिवार में शादी होती है, एक राजकुमार मिलता है और राजकुमार जो मिलेगा वो सारी इच्छाओं को, बेटी के सारी इच्छाओं की पूर्ति वो करता है। बेटी को भी और भाई को ऐसा नहीं मिलेगा, भाई के साथ ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुमको एक अच्छा सा राजकुमार मिलेगा और तुम वहाँ जाओगी और तुम्हारे पति ही तुम्हारे सारे ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। बेशक बेटी इसके बाद अपने जीवन में अपने माँ से तब तक कोई सवाल नहीं करती जब तक वो पड़ाव न आ जाए जिसका उसको इंतज़ार था। उसके बाद अपनी वो सारी ज़िंदगी कैद खाने में इसलिए गुजार देती है क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी, उसके राजकुमार आएंगे, उसके पति आएंगे और उसके सारे ख्वाहिशों को, सारे सपनों को पूरा करेंगे। उसके बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता है, वो दिन भी आ जाता है जब बेटी की शादी भी होती है और बेटी को एक राजकुमार भी मिल जाता है, एक पति मिल जाता है, एक परिवार मिल जाता है और वो परिवार में चली जाती है। शादी का माहौल होता है, 2-4-10 दिन, दो महीने तक तो बहुत सारा खुशियों का माहौल होता है। वो सारी चीज़ें असामान्य होती हैं जो पहले कभी नहीं हुई वैसी ही होती हैं, मतलब खुशियाँ बहुत सारी, ढेर सारी मिलती हैं, तो बड़ा खुशी होता है। शायद उसे भी ऐसा लगा कि हाँ, शायद मेरे सपने अब जो बचपन के अधूरे रहे हैं वो अब पूरे होने वाले हैं। लेकिन ज़िंदगी की हकीकत ये है कि इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। दरअसल अपने जीवन को जीने के लिए आर्थिक स्थिति को भी सुधारना होता है, भविष्य को सुदृढ़ करना होता है, परिवार का बोझ उठाना होता है, परिवार की जिम्मेदारी उठानी होती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आज के दौर में ही नहीं बल्कि हर दौर में इंसान मेहनत करता है और मेहनत से उसे कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ मुद्रा मिलता है, जिसके बाद उसको अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को वो खरीद पाता है और अपनी शौक़ को पूरा कर पाता है। और ज़रूरी है कि इसके लिए वो घर में बैठ कर के पैसा नहीं कमा सकते, उन्हें बाहर तो जाना ही पड़ेगा।
और ऐसा ही होता है कि पति अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छा हैंडसम होगा, अच्छी टैलेंटेड होगी, अच्छा टैलेंट होगा, सब कुछ होगा, बावजूद इसके एक अच्छी नौकरी भी हो सकती है, एक अच्छा भी कुछ भी हो सकता है, और वो फिर कोई भी एक कमाने का, अपने जीवन यापन करने का कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। और वो कुछ दिन बाद, चूँकि अब तो जो व्यवहार वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन कर सकते हैं, वही व्यवहार पूरे जीवन तो वो नहीं कर सकते, वही खुशियाँ वो पूरे जीवन नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बाद उन्हें अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए घर से बाहर पैसा कमाने के लिए जाना पड़ता है। और वो उनको अपने उस बेटी को, उस पत्नी को, चूँकि वो बेटी अब बेटी न रह जाती है, अब वो बेटी एक पत्नी बन जाती है किसी व्यक्ति की, और उसके बाद वो पत्नी, वो औरत बन जाती है, और अब उसको छोड़ करके उसका पति चला जाता है पैसा कमाने, परिवार की जिम्मेदारी संभालने, परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाता है। और उसके बाद फिर वो हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ। माँ ने कहा था कि मेरा पति, मेरा राजकुमार, मेरा पति ही मेरी सारे सपनों को पूरा करेगा, लेकिन ये कैसा वक्त आ गया कि जब मेरा पति ही मुझे छोड़ के चला गया। अब मेरे सपनों को कौन पूरा करने वाला है, मेरे सपनों को कौन पूरा करेगा। उसके बाद वो हैरान परेशान हो जाती है, निरंतर ऐसा चलने लगता है। फिर वो अपने माँ के पास जाती है और अपने माँ से कहती है कि माँ, ये तो बहुत गजब हो गया, आपने कहा था कि हमारे सारे सपनों को हमारा राजकुमार, हमारा पति पूरा करेगा, अभी तो वो छोड़ के मुझे चला गया। अब मेरे सपनों को कौन पूरा करेगा। मैं घूमना चाहती हूँ, मैं कहीं जाना चाहती हूँ, मैं कुछ खाना चाहती हूँ, मैं कुछ देखना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ों को, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, मुझे घूमना है, मुझे कुछ मेरी चाहते हैं, वो कौन पूरा करेगा। मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, कौन सुनना चाहता है। उन्होंने कहा, फिर माँ ने एक बड़ा प्यारा सा जवाब उस बेटी को दिया और कहा, बेटी, पति के लिए एक परिवार की जिम्मेदारी होती है, जिन्हें निभाने के लिए, जिन्हें सही से, सरलता से, सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें घर से बाहर जा कर के मेहनत करके, प्रयत्न करके, पैसे इकट्ठे करके वो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे नहीं तो वो परिवार नहीं चल पाएगा। और फिर वही माँ फिर कहती है कि ये एक पति की नैतिक जिम्मेदारी होती है, जिसका वो कर्तव्य निभाने के लिए वो घर से बाहर गए हैं। अब वो ऐसा नहीं करेंगे तो परिवार नहीं चल पाएगा। अब आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, तुम उसको अपने, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हारे बच्चे पूरे करेंगे, और तुम अब अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने आने वाले भविष्य और अपने आने वाले बच्चों पे रखो। तुम अपने बच्चों का प्यार से लालन पोषण करना, अच्छे से देख रेख करना, वही तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। बेशक फिर उसके बाद बेटी को एक बार फिर से भरोसा हो जाता है, और फिर से वो वापस लौट करके फिर पूरी ज़िंदगी वो कभी शिकायत नहीं करती, ना ही अपनी माँ से, ना ही अपने पति से, ना ही अपने किसी और सदस्य से, क्योंकि उसे ये बात पता हो जाती है कि उसके जो सपने हैं वो उसके बच्चे पूरा करने वाले हैं, और उस बच्चों के भविष्य के लिए वो तैयार हो जाती है। और एक दौर ऐसा भी आता है जब वो बेटी, वो पत्नी, वो औरत माँ भी बन जाती है और एक बच्चे को जन्म भी देती है। फिर वो बच्चा भी, उस बच्चे को बड़ी खामोशी से रात दिन जाग करके, यानी एक माँ रात भर ना सोए तो चलता है, लेकिन बेटे को कुछ होने नहीं देती, बच्चों को कुछ होने नहीं देती। 9 महीने कोख में रखने से लेकर के पूरी ज़िंदगी 20 साल तक, 25 साल, 30 साल तक पाल पोस करके बड़ा करने तक का जो दौर है, वो बड़ी ही ईमानदारी से अपने जिम्मेदारी को पूरा करती है, और उसके जीवन का, उसके पूरे जीवन का त्याग, उसके पूरे जीवन का बलिदान, उसके पूरे जीवन की ख्वाहिशें, उसके पूरे जीवन की उम्मीदें, उसके पूरे जीवन की सारे दास्तां, अगर कोई सुनने वाला है, कोई पूरा करने वाला है, तो वो है उसका बेटा। और
जब बेटा बड़ा होता है तो उसी माँ को जब सोचने समझने की क्षमता आ जाती है तो उसी माँ को वो भूल जाता है। और सारे एक माँ के अंदर की जो भी ख्वाब थे, जो भी ख्वाहिशें थी, जो भी इच्छाएं थी, खैर उसका तो कद्र वो कभी नहीं करते, लेकिन बेइज्जती भी करने से बाज नहीं आते। आज हो क्या रहा है हमारे समाज में कि एक माली जब अपने बगीचे को बड़ी प्यार से सींचता है, भरता है, निराई गुड़ाई करता है, पेड़ पौधों को वो सेवा करता है, और बाद में इसके अगर उसमें कोई फूल ना लगे, कोई फल ना लगे, तो उस माली पे क्या बीतेगी। खैर उस माली का तो समय महीने, 2 महीने, 6 महीने का है, तो उसका बलिदान, उसका त्याग तो खैर वो एडजस्ट कर सकता है, वो समझ सकता है, वो फिर से एक बार आगे बढ़ सकता है, एक बार फिर से हौसला आगे बना करके फिर से वो आगे बगीचा का देख रेख करके अच्छे फूलों का वो अपना व्यवस्था तो कर ही लेगा। लेकिन शायद एक माँ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ही अपने बच्चों पे, अपनी बच्चों की भविष्य के लिए इंतज़ार में गुजारा हो, वह माँ को दोबारा उतना समय कैसे मिलेगा कि फिर से अपने उस समय की भरपाई वो कर पाएगी, जब अगर बच्चा उसको धोखा दे जाता है, उसका बेटा उसको धोखा दे जाता है। क्या आज हम अपने समाज से, क्या आज हमारे लोकतंत्र से ये बात पूछना चाहेंगे कि क्या हम भी अपने माँ के बेटे हैं, किसी न किसी माँ के बेटे हैं, किसी न किसी व्यक्ति की, किसी न किसी पिता के बेटे हैं। क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कि ऐसी ही दास्तां हमारी भी माँ की होगी, ऐसी ही ख्वाहिशें हमारे भी माँ की होगी? क्या ऐसा हम महसूस कर सकते हैं कि यही दास्तां हर माँ की होगी? क्या ऐसा हम महसूस कर सकते हैं कि यही उम्मीदें हर माँ अपने बेटे से करती होंगी? और हम अपने माँ के ख्वाहिशों के उम्मीद जो हैं, कभी सोचने का मौका भी मिला क्या? कभी माँ से कभी फुर्सत में ये पूछा क्या कि माँ, रातों में जाग जाग करके ज़िंदगी भर आपने इतना त्याग किया और हमारी जीवन की इतनी ख्याल रखी, अच्छे बुरे का। आखिर एक माली जब किसी पौधे को लगा के बगीचे में वो सिंचाई भराई गुड़ाई करके वो मेहनत करके जब उसको तैयार करता है, तो उससे वो कुछ अपेक्षा रखता है, उससे वो कुछ पाना चाहता है, फिर चाहे वो कुछ भी हो लेकिन पाना ही चाहता है। आखिर माता पिता भी बच्चों को इतने लाड प्यार से पाल पोस करके बड़े करते हैं, इतने अपने जीवन के तमाम प्रयत्न उन पे निछावर करते हैं, अपने जीवन के कीमती समय उनको देते हैं, उनके लिए उन पे ही कुर्बान कर देते हैं, और बदले में क्या उनको भी कुछ चाहिए? ये समझना क्या हमारी जिम्मेदारी है? क्या हमें समझना चाहिए इस बात को? क्योंकि हम अपने माँ के बेटे हैं और हम अपने पिता के बेटे हैं, हम इस समाज के बेटे हैं, हम अपने देश के बेटे हैं। चाहिए कुछ, हमें भी कुछ सोचना चाहिए। क्या हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है जिसे निभानी है? एक राष्ट्र, एक देश, एक समाज, एक परिवार, सबकी आज आशाएं, सबकी अपेक्षा हमसे जुड़ी हुई है, और हम जब बड़े हो जाते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोच लेते हैं, अपना फैसला ले लेते हैं, अपनी राय दे देते हैं। हक है क्या आपको अपना कुछ भी कहने का?
आपको सोचने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरे से ये सवाल करना, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप खुद से ये सवाल करना कि क्या आप वाकई अपने माँ के सपनों को पूरा कर पाए हैं? क्या आप वाकई अपने माँ के सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या वाकई आपकी माँ की ख्वाहिशें आपको पता है? क्या वाकई आप अपने जीवन की जो बोझ हैं, जो कर्तव्य है, आप उसे निभाना चाहते हैं? एक इंसान जब पैदा होता है तो जिस तरह से एक माँ अपने बेटे की हिफाजत करती है, जिस तरह से एक पिता अपने बेटे की हिफाजत करती है, उसी तरह से एक परिवार भी अपने बेटे उस सदस्य की हिफाजत करती है, समाज भी उस सदस्य की हिफाजत करती है, और हमारा देश भी उस बेटे की हिफाजत करता है, हर बेटे की हिफाजत करता है। और हमारा लोकतंत्र भी, हमारा संविधान भी उस बेटे की हिफाजत करता है। क्यों? एक माँ की उम्मीदों को भी पूरा करना। एक व्यक्ति का जीवन इतना साधारण नहीं होता जितना हम और आप समझते हैं अपने आप को कि हम बहुत असाधारण व्यक्ति हैं। हम अपना निजी फैसला किसी भी आधार पे ले लें, हम अब कोई भी फैसला ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, ये हक हमारे पास नहीं है। सोचना तो पड़ेगा। एक माँ का त्याग, बलिदान की कद्र तो करनी पड़ेगी। एक पिता के त्याग और बलिदान की कद्र तो करनी पड़ेगी। अपने परिवार के त्याग और बलिदान की कद्र तो करनी पड़ेगी। अपने समाज की त्याग और बलिदान की कद्र तो करनी पड़ेगी। अपने देश, अपने लोकतंत्र की त्याग और बलिदान का कद्र तो करना ही पड़ेगा। हिसाब तो हमें सबका ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंसान का जीवन लेकर के हम अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य का अगर निर्वहन न कर सके तो फिर वो इंसान कैसा? इंसान हमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम मजबूत होते हैं, हम हर फैसले लेने के लिए, हम हर इस परिस्थितियों में लड़ सकते हैं, हम हर परिस्थितियों से आगे निकल सकते हैं, हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से जूझ सकते हैं। हमारे पास सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, इनोवेशन की क्षमता होती है, हम कुछ, हमारा माइंड क्रिएटिव माइंड होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम दुनिया को आगे लेके जा सकते हैं। हम माँ के ख्वाहिशों को भी पूरा कर सकते हैं, अपने पिता के ख्वाहिशों को भी पूरा कर सकते हैं, हम अपने समाज के भी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, अपने देश के ख्वाहिशों को भी पूरा कर सकते हैं, बेशक हम अपने लोकतंत्र के भी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा ही क्यों, हम पूरी दुनिया के ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया में अपना इतिहास बना सकते हैं। हमारे पास खुला आसमान है, खुली चुनौती है, खुली ज़िंदगी है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी करना नहीं चाहते। हमने अपने जीवन में एक सवाल हर किसी से किया, जितने लोगों से मैं कर सकता था, जितने लोग मेरे बीच में आए, जितने लोगों से मैं मिला, अगर मैं पूछ सकता था ये सवाल तो मैंने पूछा। अक्सर लोगों से मैंने पूछा कि क्या मेरे एक सवाल का वो जवाब देंगे? लोगों ने कहा हाँ, क्यों नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा काम है जो आप कर नहीं सकते? अफकोर्स कि सारे लोगों ने एक ही जवाब दिया, ऐसा कोई काम नहीं जो हम कर नहीं सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, इंसान सब कुछ कर सकता है। कहने में तो अच्छा लगता है, और कहने में ही अच्छा नहीं लगता, दरअसल सच्चाई भी वही होती है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आज तक आपने कुछ भी नहीं किया, आज तक आप कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर क्यों? जब आपको पता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं तो फिर आज तक आप कुछ भी नहीं कर पाए, क्यों? हमें तो चांद की तरफ देखने में भी हफ्तों महीने गुजर जाते हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच से ही कुछ ऐसे संघर्षशील व्यक्ति हैं, संघर्षशील लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष को एक नया मुकाम दिया और चांद पे भी पहुंच गए।
सपने बेशक पूरे होते हैं। APJ अब्दुल कलाम जी का नाम आपने सुना होगा, और ना सुने ऐसी कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इतना सार्थक बना दिया, इतना सार्थक बना दिया कि उन्हें कोई ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे अनुभव दिए हैं समाज के लिए। एक अनुभव हम आपसे उनकी शेयर करते हैं कि जब वो बचपन में बहुत खाली हुआ करते थे, जब अकेले मतलब उन्हें घूमने टहलने का मन हुआ करता था, तो चूँकि वो गांव में रहते थे तो उनके गांव में एक नदी थी और वो नदी के किनारे पे जाया करते थे। और जब शाम का समय होता, जब सूर्य जब डूबने को होता, तब पंछी भी अपने अपने घर को जाने लगते। तो जब नदी के किनारे वो होते तो नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, और उन पेड़ पौधों से उड़ते उड़ते नदी के किनारों से होते हुए आसमान से बहुत सारे पंछी जाया करते थे उड़ते हुए। तो उन उड़ते हुए पंछियों को वो देखा करते थे, और उड़ते हुए पंछियों को देख करके वो वही महसूस किया करते थे कि क्या मैं भी उड़ सकता हूँ। तब यकीन से कहना उनके लिए ये मुश्किल था कि हाँ मैं भी उड़ सकता हूँ, लेकिन हाँ उनके अंदर एक सवाल ज़रूर था कि क्या मैं उड़ सकता हूँ। और ये प्रक्रिया उनकी एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, बल्कि निरंतर की प्रक्रिया थी कि वो नदी के किनारे जाया करते, और वो जब भी पंछी उड़ते वो आसमान में देखा करते, और उनके अंदर सिर्फ यही सवाल उठता कि क्या मैं भी उड़ सकता हूँ। और यही सवाल करते 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 ये सवाल ही उनका कब जिद बन गया कि उन्होंने उस जिद को ही पूरा कर दिया। आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन की उपाधि लिए हैं। पूरी दुनिया में मिसाइल मैन की उपाधि लेने की बात एक इंडियन के लिए प्राउड फीलिंग है, गर्व की बात है कि जो व्यक्ति एक आसमान में, जो बच्चा आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों को, उड़ते हुए पंछियों को देख करके ये सवाल करता रहा हो कि क्या मैं भी उड़ सकता हूँ, वह व्यक्ति एक दिन बड़ा होकर के अपने इरादों को इतना मजबूत कर देता है कि वो मिसाइल मैन बन जाता है। और कहानियाँ तो हम उनके बारे में कुछ आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप खुद जानते हैं। इरादे जब मजबूत होते हैं तो चट्टान को भी टूटकर बिखरना ही पड़ता है। इंसान के सामने कोई भी मुसीबत बड़ी कैसे हो सकती है, और अगर बड़ी भी हो तो बड़ी कहने वाला कौन होगा? बड़ी कहने वाला तो इंसान ही होगा। और जो इंसान बड़ा कह रहा होगा, बेशक उसकी क्षमता छोटी हो सकती है, उसकी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन वो तूफान, वो चट्टान, वो मुसीबत कभी बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर लड़ने का हुनर हो आपके पास, तो आप हर तूफान, हर इरादा, हर चट्टान तोड़ सकते हैं, और आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। अपनी माँ के सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने समाज के सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने देश के सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप संपूर्ण राष्ट्र के सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अद्वितीय हैं। आप यकीन मानिए कि आप जैसे हैं, आप जैसा कोई नहीं है, और जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप स्पेशल हैं। एक माँ से कभी पूछना, लोग तो खूबसूरती का बखान कर देते हैं कि ये खूबसूरत है, ये अच्छा है, ये गोरा है, ये काला है, ये वैसे है, वैसे है, सब बखान कर देते हैं एक दूसरे के बेटे पर, जबकि
हर इंसान किसी न किसी माँ का बेटा ही होता है। और फिर भी एक दूसरे पे लोग टीका टिप्पणी तो कर ही लेते हैं, लेकिन कभी जिसे आप सुंदर नहीं कहते, कुरूप कहते हैं, कभी आप उसकी माँ से जाके आप उसके बारे में पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि उनका बेटा कितना सुंदर है। दरअसल दुनिया का हर बेटा सुंदर ही होता है, क्योंकि उसके अंदर जो अलौकिक गुण होता है ना, वो किसी और में नहीं होता। वो अलौकिक है, वो दिव्य है। जिस दिन भी अपनी शक्ति को पहचानेगा, इस पूरी दुनिया में अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने लोकतंत्र का नाम रोशन ही कर देगा। और फिर हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी में तो वो असर ही है जो शेर ही पैदा करती है। हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कहने की कोई चीज़ थोड़ी ना है। करके दिखाने में भरोसा तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रखता है। उम्मीद है कि आप अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछेंगे कि क्या आप अपनी स्थिति का, अपनी परिस्थितियों का, अपनी माँ की सोच का, अपनी माँ के त्याग का, अपने माँ के बलिदान का, अपने पिता के, अपने समाज के, अपने देश के बलिदान का आप क्या मूल्य चुकाते हैं। दरअसल आपके ऊपर एक ही माँ का बोझ नहीं है, एक ही माँ के त्याग और बलिदान का बोझ नहीं है। ऐसी करोड़ों करोड़ों माएँ इस वतन के लिए अपने बेटे को, अपने आँख के तारों को कुर्बान की हैं। हमारी सुरक्षा के लिए, आने वाले कल के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन बलिदान को, उस बलिदान को, उस कुर्बानियों को, उस संकल्प को आगे बढ़ाएं और हर ख्वाहिशों के बीच दीवार बनकर खड़ी हर परेशानियों को दूर करके एक अनल इतिहास लिखेंगे, एक अमिट इतिहास लिखेंगे। और हाँ, अगर मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर ये महसूस हुआ हो कि मैंने कुछ तो सही बोल दिया, तो अपनी माँ से ईमानदारी से, अपनी माँ से जाना, गले मिलना, कुछ पल बैठना और पूछना अपनी माँ के जीवन की कुछ कहानी, वो अनटोल्ड स्टोरी जो ना कभी वो कह पाई और ना किसी से कह पाती, पर वो अपने बेटे से ही कह सकती हैं। क्योंकि बेटे से तो वो सब कुछ कह सकती हैं, बेटे से तो वो सब कुछ मांग सकती हैं, बेटे को ही सुनाना चाहती हैं। पर कोई बेटा सुनने को तो तैयार हो। अब बेशक अगर आप तैयार होंगे ना, तो कभी दिल से जब माँ की वो आवाज़ आएगी ना, जब आप उनको सुनेंगे ना, तो आपको तसल्ली मिलेगी और आप शायद उन सपनों को पूरा करके अपने माँ के बलिदान, अपने माँ के कर्तव्य का, माँ के प्रति कर्तव्य का शायद आप कुछ बोझ हल्का कर पाएँ। आप ज़रूर अपने माँ से कुछ पल बात करिएगा, उनके जीवन की ख्वाहिशों की जानने की कोशिश करिएगा। जय हिंद।